वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। और यह है वीडियो नंबर 9 जिसमें आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट की। और उसमें पहली प्रॉपर्टी हमारी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, यानी कि जब भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्राइड में आज हम इसमें 5 प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप करे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट की। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इन सब के बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पहले 2 एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, और लास्ट का ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बट आज हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे हाइड्राइड्स बनाएंगे। राइट, क्या बात करेंगे? रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका हाइड्राइड्स बनते हैं। राइट, ऐसे तो ये हाइड्राइड्स बनते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हाइड्राइड्स का क्या होगा? जनरल फॉर्मूला हाइड्राइड्स का जो बनता है आप बताते हैं H2E, यानी कि वेयर E ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? वेयर जो E इज ग्रुप 16 एलिमेंट, यहाँ पर 16 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड्स का इस्तेमाल करते हैं बनाने में। तो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जैसा कि आप जनरल फॉर्मूले से देख रहे हैं और इनके एग्जांपल भी आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग के प्रॉपर्टी 1 बाय 1 बात करने जा रहे हैं कि स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, रिड्यूसिंग पावर पे क्या असर पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा, ज्योमेट्री पे क्या असर पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इन सब पे हम लोग बात करते हैं इस ऑर्डर में। क्या ऑर्डर फॉलो होगा जरा 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक है आपका स्टेबिलिटी। ध्यान देना, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बताने से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा जनरलाइज बता दूं। इसमें वाटर आपका न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना ही बेसिक बिहेवियर शो करता है, और H2S और बाकी सब गैस होती हैं। केवल एक मॉलिक्यूल H2 जो कि लिक्विड फेज में पाया जाता है, बाकी सारे एलिमेंट गैस में होते हैं। ये टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है। बाकी सब जो गैसेस होती हैं उनके पास फॉल स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ध्यान देना, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम एक और चीज बता देते हैं आपको। H2S गैस आपकी लेबोरेटरी में इस्तेमाल होती है सॉल्ट एनालिसिस में। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है सॉल्ट एनालिसिस में होता है, और जिस मेथड से बनाई जाती है उसका नाम होता है किप्स एपरेटस। क्या नाम होता है? ध्यान देना, लैब में एक एपरेटस होता है किप्स एपरेटस, थोड़ा सा लंबा होता है, और उसकी मदद से हम लोग आयरन सल्फाइड के साथ H2SO4 मिलाते हैं और आप लोग को यहाँ पर H2S गैस सिंथेसाइज हो जाती है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनके प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। आप जानिए स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड मजबूत होंगे उसको बोलते हैं स्टेबल। और इन हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो टॉप टू बॉटम चलने पर कम हो जाती है। ध्यान देना, स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम चलने पर कम हो जाती है। जैसे सबसे ज्यादा स्टेबल H2O, फिर H2S, H2SE और H2TE। यहाँ पर जो हाइड्राइड्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम चलने पर लगातार कम हो जाती है। ठीक है, तो कम क्यों हो जाती है? सवाल ये आता है कि टॉप टू बॉटम चलने पर इनके हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम क्यों हो रही है? इसके पीछे वजह होती है सेंट्रल एटम का साइज लगातार बढ़ता चला जाता है। ध्यान देना, सेंट्रल एटम का जो साइज है वो लगातार बढ़ेगा, और सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो इनकी बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, और बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। एक और फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, हाइड्राइड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, it is because as the size of central atom increases, जैसे जैसे साइज सेंट्रल एटम का बढ़ता जाएगा the bond length also increases, इनकी जो बॉन्ड की लंबाई है वो भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। so bond dissociation enthalpy decrease, जिसकी वजह से बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी लगातार कम हो जाती है, और डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो
तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, और बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो स्टेबिलिटी का डायरेक्टली फंडा होता है कि जितना मजबूत बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, राइट। दूसरा सेकेंड वन, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या कहती है? रिड्यूसिंग पावर में आप जरा ध्यान दीजिए कि रिड्यूसिंग पावर क्या कहती है। जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाया करती है, ध्यान देना, इनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ध्यान देना, H2TE, इनकी रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम चलने पर लगातार बढ़ जाती है। क्या रीजन है रिड्यूसिंग पावर बढ़ने का? व्हाट रीजन बिहाइंड दिस? तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ने का जो रीजन है वो आप समझ लीजिए, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है। देखिए आपने क्लास 10 में सीखा था, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ध्यान देना, ये बात आप समझ लीजिए ध्यान से, क्या बताई जा रही है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर ऐसा है तो आपको रिड्यूसिंग पावर बढ़ानी है, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या कहती है अकॉर्डिंग टू क्लास 10? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देना, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, अभी बताया स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो भी वजह बताई, बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, और साथ में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के साथ में इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे स्टेबिलिटी कम हो जाती है, सो इट इज वेरी इजी टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्राइड्स। तो काफी आसान हो जाएगा इनके हाइड्राइड से हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए टॉप टू बॉटम चलने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाती है। रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम चलने पर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इनकी बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम हो जाती है, और डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने की वजह से इनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाया करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। इसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरा है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कहती है? एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोग को ये जान लेना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन क्या करती है, तो आप समझिए एसिडिक स्ट्रेंथ के पीछे वजह क्या होती है। जो मॉलिक्यूल जितनी आसानी से H+ को लॉस कर देगा, डोनेट कर देगा, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। ध्यान देना, जो मॉलिक्यूल जितनी आसानी से H+ आयंस को रिलीज कर देगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो देखो अभी सिखाया, टॉप टू बॉटम चलने पर यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी लगातार बढ़ जाती है। ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी लगातार बढ़ जाती है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। इट मींस इट इज वेरी इजी टू लॉस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल। सो हाइड्रोजन एटम जितनी आसानी से रिमूव कर देंगे उतना ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम से कम चाहिए। सो इट इज वेरी इजी टू रिमूव हाइड्रोजन, यानी H+ आयन जितनी आसानी से निकल जाएगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, राइट। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं इनकी चौथी प्रॉपर्टी पर, जो कि है ज्योमेट्री। ध्यान देना बच्चों, ज्योमेट्री पे बात करेंगे। ज्योमेट्री क्या कहती है? चौथा टॉपिक है आपका ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री इनके पास अगर बात करोगे तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके बेसिस पे बात करेंगे। तो जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में आप देखिए 2 बॉन्ड पेयर दिखाई देंगे आपको और 2 लोन पेयर। ध्यान देना, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे हो जाएंगे 4। और जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड। क्या होगा?
डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल, व्हाट, डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल हो जाएगी, मतलब टेट्राहीड्रल की जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन वो रह जाता है 104.5 डिग्री का अप्रोक्स रह जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि टेट्राहीड्रल है ज्योमेट्री, इनका एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री का, लेकिन ये 104.5 डिग्री का क्यों रह जाता है? इसके पीछे वजह क्या बताएंगे? ड्यू टू द लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन। रीजन क्या है? लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पे दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इनके बीच का जो एंगल है वो लगातार कम हो जाता है और एंगल कम हो जाएगा, ठीक है, कितना? 104.5 डिग्री तक। होना कितना चाहिए था टेट्राहीड्रल में? 109.5 डिग्री का, लेकिन ये इतना एंगल कम हो जाता है रिपल्सन की वजह से। दूसरा, इनकी शेप अगर हम बात करें तो बच्चों शेप बताते हैं एंगुलर बोलते हैं, बेंट बोलते हैं या वी शेप बोलते हैं, बेंट। ओके, तो ज्योमेट्री इनकी हमने आपको डिस्कस कर लिया है। जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल है H2 का 104.5 डिग्री का है, उसके बाद इनका H2 का 192 डिग्री का है, फिर ये 91 डिग्री का है। लगातार बॉन्ड एंगल घटता चला जाता है क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाएगा। सेंट्रल एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका बॉन्ड एंगल लगातार कम होता जाएगा, राइट। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट की। फोर्थ टॉपिक के बाद आता है फर्स्ट टॉपिक अपना बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि हम जिन हाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे हाइड्राइड जिनकी आपने बात की, इनके बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान देना, बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। ध्यान देना, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा जितनी और उतना ज्यादा वन डेर वाल्स फोर्स होगा। ध्यान देना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे वन डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, और वन डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। ध्यान देना, तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम चलने पर बीपी बढ़ना चाहिए, टॉप टू बॉटम चलने पर बीपी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब वाटर का बीपी कम होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन पानी का जो बीपी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्यों? देखिए वजह क्या है? H2S, फिर H2SE, फिर H2TE और उसके बाद हो जाता है H2O। मतलब एबनॉर्मली पानी का बीपी अपने सारे हाइड्राइड से ज्यादा क्यों होता है, जबकि होना चाहिए था सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर बीपी बढ़ रहा था और इसका तो मॉलिक्यूलर मास भी कम है। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे वजह होती है, फेमस वजह है ड्यू टू द H बॉन्डिंग। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा ये कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और अभी तक आपने नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 2 में, तब तक मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन।